नमस्कार साथियों, सनशाइन जीएस क्लासेज की इंग्लिश कोर्स में आपका स्वागत है। साथियों, यह यूट्यूब चैनल आपका अपना यूट्यूब चैनल है और इसे आप एजुकेशन पर्पस से यूज कर सकते हैं। आप यह मान के चलें कि आप कोचिंग सेंटर में बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं अपने मोबाइल स्क्रीन के सामने या कंप्यूटर स्क्रीन के सामने। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा और जो आप कोचिंग में जाकर नहीं सीख पाते हैं वो सारी बातें आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी सीख सकते हैं, क्योंकि विज्ञान के युग में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आप कहीं पे भी बैठ करके कितना भी अच्छा पढ़ाई कर सकते हैं, बशर्ते आपको उस प्लेटफॉर्म तक पहुंच होनी चाहिए। एक अच्छा एजुकेटर के लिए यह उचित है कि हर एक बातों को सरल तरीके से समझा दे। मैं आपको जब इंग्लिश सिखाने वाला हूं तो केवल इंग्लिश में ही सारी बातों को बोल करके आपको इंग्लिश नहीं सिखा पाऊंगा, क्योंकि आपकी भाषा हिंदी है और हिंदी भाषी विद्यार्थियों के लिए ही यह कोर्स बनाया गया है। और जिस समस्या से मैं जूझा हूँ, अर्थात हिंदी भाषी होते हुए इंग्लिश सीखने में कितनी कठिनाई होती है। पहली बार जब कोचिंग सेंटर में स्पोकन इंग्लिश के लिए जब कोई जाता है, उसे हिंदी बोलने पर फाइन लगता है। खैर, अपनी अपनी बातें हैं। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है, बाद में फिर वो सीख भी जाते हैं। चलिए, ज़्यादा समय न लेते हुए आपको आपके कोर्स से अवगत करा देता हूँ। मेरा नाम जितेंद्र कुमार है और मैं आप लोगों को इंग्लिश की बेहतरीन क्लास देने वाला हूं और इससे आप अपना एकेडमिक परफॉर्मेंस भी सुधार सकते हैं। 6 to 12 के बच्चों को ध्यान में रख करके ये वीडियो बनाया जा रहा है। यदि कोई भी व्यक्ति इंग्लिश सीखना चाहते हो तो सीख सकते हैं, अन्यथा 6 to 12 के बच्चे इसका बेहतर लाभ उठा सकते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट, आपको इंग्लिश ग्रामर का परिचय आपको फर्स्ट पार्ट में कराया जाएगा और हर एक वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन के साथ साथ वोकेब्युलरी भी दिया जाएगा, अर्थात शब्दकोश दिया जाएगा। और प्रैक्टिस सेट नेक्स्ट वीडियो में इसके साथ प्रैक्टिस सेट भी आपको दिया जाएगा, ताकि आपकी इंग्लिश और अधिक बेहतर हो सके। फ्री है दोस्तों, लेकिन इसकी कीमत कम नहीं आकीजिएगा। बनाने में बहुत अधिक मेहनत करना पड़ा है और इसे बिल्कुल सरल भाषा में प्रस्तुत किया जा रहा है। सेंटेंस बताया जाएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस ऑफ वर्ब्स एंड केसेस। यही देख लीजिए, वर्ब्स। जिस तरह से गणित का हीरो जीरो को बोला जाता है, इंग्लिश का हीरो वर्ब को बोला जाता है। बेसिक रूल्स इन सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट। आगे बिल्कुल क्लियर डिटेल बताया जाएगा, क्योंकि ये आपको सिर्फ सूचना दिया जा रहा है कि कौन कौन से पार्ट को आपको पढ़ाया जाएगा यहाँ पे, और इसके साथ प्रैक्टिस कराई जाएगी। एंड ग्रामर, वॉइस, डिग्री, नरेशन, क्लाउज, जीरन्स, पंक्चुएशन, कैपिटलाइजेशंस। यहाँ पे पंक्चुएशंस एरर है। सारे शब्दों को आप लिख करके प्रैक्टिस करेंगे। एवरी लैंग्वेज इज द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ वंस थॉट्स। इंग्लिश इज ऑल्सो अ लैंग्वेज। एवरी लैंग्वेज, प्रत्येक भाषा, इट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ वंस थॉट, एक माध्यम होता है, मीडियम होता है एक दूसरे के विचार से अवगत करने या कराने के लिए। भाषा के यहीं पर महत्व होता है।
भाषा का महत्व अपने विचार को दूसरे से अवगत कराना और दूसरे के विचार को खुद अवगत होना। इंग्लिश भी एक भाषा है और भाषा भी एक कम्युनिकेशन का माध्यम है। यदि आप इंग्लिश नहीं सीखते हैं तो आप एक विशेष समुदाय या विशेष क्रियाकलाप वाले वर्ग से आप अलग हो जाएंगे। अर्थात यदि आप विदेश गमन करते हैं, अन्य कहीं पे स्टडी करने जाते हैं, साइंस बैकग्राउंड से स्टडी करते हैं, तो आप असमर्थ हो जाएंगे। विदाउट इंग्लिश यू कांट स्टडी। आपको पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी बीच में। इसीलिए आपको अंग्रेजी सीखना होगा, अंग्रेजी के महत्व को जानना होगा। यदि आपको इस ग्लोबल वर्ल्ड में अपने आप को एक बेहतरीन स्थान पे शो करना चाहते हैं तो आपको अंग्रेजी सीखना ही होगा। यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश, हाउ टू टॉक, हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक। आइए प्रारंभ करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ग्रामर शब्दों के उच्चारण पर ध्यान दीजिएगा। जो मैं बता रहा हूँ, प्रोनाउंस जो शब्द कर रहा हूँ उस शब्द को प्रोनाउंस आप अपने स्तर से भी करेंगे। आई हैव टोल्ड हियर ग्रामर। इट इज अ systematic set of rules and structure of a language. It is a systematic set of rules and a structure of a language. एक नियमों का समूह है, सिस्टमैटिक है, अर्थात एक सिस्टम में बंधा हुआ नियमों का समूह है। It just like a skeleton, एक ढांचा है। To make a complete sense, words should have to put in a definite order. अब व्याकरण क्या होता है? यहाँ पे व्याकरण को जब देखते हैं तो एक सिस्टमेटिक ऑर्डर है। तो सिस्टमेटिक ऑर्डर जब तक नहीं होगा तब तक एक पॉजिटिव या सेंस दे नहीं सकता है, कंप्लीट सेंस नहीं निकल सकता है। अर्थात जब तक कंप्लीट सेंस ना निकले तब तक ग्रामर का महत्व नहीं है। ग्रामर का वहीं पे महत्व शुरू हो जाता है जहाँ पे किसी भी लाइन से कंप्लीट सेंस निकालना हो। सिस्टमेटिक रूल है और एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। टू मेक अ कंप्लीट सेंस बनाने के लिए आपको ग्रामर की ज़रूरत होती है। अब यहीं पे बात समझ लीजिए। ऐसा सेट ऑफ रूल्स जिससे कंप्लीट सेंस बनाने में मदद मिले, ऐसा सेट ऑफ रूल्स जिसे कंप्लीट सेंस बनाने में मदद मिले और उसके अंतर्गत कुछ नियमों का समूह हो। डिफरेंट लैंग्वेजेस हैव डिफरेंट ग्रामर। ऐसा नहीं कि हिंदी के व्याकरण और अंग्रेजी का व्याकरण दोनों एक समान होता है। विज्ञान एक हो सकता है, हिंदी में लिखा हुआ विज्ञान एक हो सकता है, अंग्रेजी में लिखा हुआ विज्ञान एक हो सकता है, लेकिन जो भाषा का विज्ञान है, भाषा का जो व्याकरण है, वह हर एक भाषा का अपना व्याकरण है और अपने शब्दकोश हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज का भी एक अपना व्याकरण है और अपना शब्दकोश है। ग्रामर में सबसे पहले हम सेंटेंस को देखते हैं, वाक्य, क्योंकि वाक्य को ही हमको बोलना है। वाक्य कहने का अर्थ है कि एक माला है और एक माला में मोती पिरोया हुआ है, वह भी मोती ग्रामर के मुताबिक सिस्टमेटिक ऑर्डर में पिरोया हुआ है। जहाँ पे जो व्यवस्थित करना चाहिए था वहाँ पे ही माला में इस मोती को व्यवस्थित किया गया है, तभी माला बनेगा। नहीं तो एक माला इधर, एक माला इधर, एक माला इधर, एक माला इधर, यदि मोती अगर बिखर जाए तो सेंटेंस नहीं बनेगा। चलिए इससे समझ लेते हैं। आज के बाद सेंटेंस में आप लोग को प्रॉब्लम नहीं आएगी कि सेंटेंस होता क्या है। ऐसे तो हिंदी में इसे वाक्य बोलते हैं। वाक्य, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अ कंप्लीट सेंस। शब्दों का ऐसा समूह जो कंप्लीट सेंस दे वह सेंटेंस कहलाता है।
शब्दों का वह समूह जो एक पूर्ण अर्थ प्रकट करे वह वाक्य कहलाता है। और शब्दों का समूह है, वह जाता है, आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई एम गोइंग टू दिल्ली, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, आई एम गोइंग टू दिल्ली, दीज आर वर्ड्स। और इसे एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में सजाया गया है, ग्रामेटिकली इसे सजाया गया है, तो इसका निर्माण हो गया, यह सेंटेंस बना। राम इट्स मैंगो, यहाँ पे राम के अनुसार इट्स लगा है। आगे सारी बातें आपको बताई जाएंगी। राम एक वर्ड है, इट्स एक वर्ड है और मैंगो एक वर्ड है, और वर्ड्स को आपको सिस्टमेटिक ऑर्डर में सजा दिया गया है जिससे सेंटेंस बना है। सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं, स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस, कमांड्स, एक्सक्लेमेशंस। आगे इसे भी देखते हैं, लेकिन और देख लेते हैं, सेंटेंस को और बेहतर तरीके से समझ लेते हैं, क्योंकि आज के बाद सेंटेंस में किसी प्रकार की परेशानी कोई भी वीडियो देखने वालों को नहीं होनी चाहिए। अक्षर क्या होता है, शब्द क्या होता है और वाक्य क्या होता है। अक्षर, लेटर, वर्ड्स, सेंटेंस। बचपन में हम सीखते क्या हैं, ABCD सीखते हैं। स्टार्टिंग में क्या सीखते हैं, ABCD सीखते हैं, और यहाँ के बाद सीधा उछल करके ग्रामर सीखने चले आते हैं, समझ से परे हो जाता है। ABCD से लेटर जब हम सीख चुके हैं, ये ABCD सीख चुके हैं, वर्ड सीख लेंगे। वर्ड क्या होगा, वर्ड सीखने के बाद तब सेंटेंस पे आएंगे। लेटर, आई, दिस इज लेटर, AM, दिस इज लेटर, GOING, these are also letters। तो ये सारे लेटर्स जब कंबाइंड होते हैं, सिस्टमेटिक ऑर्डर में आते हैं, तो वर्ड बनता है। और जब वर्ड्स सिस्टमेटिक ऑर्डर में अरेंज किए जाते हैं तो वाक्य बनते हैं। अक्षर को समझ लेते हैं, शायद कहीं इसका परिभाषा न मिले, याद कर लीजिएगा। श्वास के एक ही झटके से उच्चारित होने वाली ध्वनि को अक्षर कहते हैं। फिर से सुन लीजिएगा, श्वास को एक ही झटके से उच्चारित होने वाली ध्वनि को अक्षर कहते हैं। आपको इंग्लिश सिखाई जा रही है, तात्पर्य यह है कि आप किसी को सिखाने में सक्षम बन रहे हैं, तो आप ओवरऑल टू द पॉइंट नहीं चलना है, आपको सीख के यहाँ से बढ़ना है। आगे देख लेते हैं। अक्षर समझ में आपको आ गया, शब्द समझ में आ गया, सेंटेंस समझ में आ गया। अब ये समझते हैं कि जब ये समझ में आ गया कि सेंटेंस होते हैं, सही बात है, आदमी होता है, पता है, काला होता है, गोरा होता है, और भी कई प्रकार के होते हैं, तो उनके गुण के अनुसार उनको 4 श्रेणियों में बांटा गया है सेंटेंस को। स्टेटमेंट, इसमें कथन दिया हुआ होता है, ये किसी भी प्रकार के वाक्य को प्रस्तुत करता है, जैसे वह जाता है, वह हंसता है, तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव 2 बातें आ जाएंगी। क्वेश्चंस, प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न सूचक जितने भी वाक्य होंगे इसके अंतर्गत आएंगे। इसमें केवल कथन आएंगे, मैं जाता हूँ, वह हंसता है, वह नहीं हंसता है, वह रोता है, इस प्रकार के स्टेटमेंट्स आएंगे। क्वेश्चंस, प्रश्न पूछे जाएंगे, क्या वह जाता है, क्या वह नहीं जाता है। कमांड्स, इसमें ऑर्डर या रिक्वेस्ट को शो किया जाता है, जैसे कम हियर, गो दियर, सिट डाउन, स्टैंड अप, गो फास्ट। अर्थात इसमें ऑर्डर दिए जाते हैं, आज्ञा दिए जाते हैं, या तो फिर अनुरोध किया जाता है। एक्सक्लामेशन, एक्सक्लामेशन में आश्चर्य का बोधन किया जाता है। शोक, संताप, आश्चर्य अर्थात फीलिंग्स को शो किया जाता है। इसमें शोक, संताप, हर्ष, उल्लास, हैप्पी, सौरो, ये सारे शब्दों को समाहित किया जाता है इन वाक्यों में।
फ्रेगमेंटेशन ऑफ सेंटेंसेस। फ्रेगमेंटेशन अर्थात सेंटेंस को जब तक हम ब्रेक नहीं करेंगे, सेंटेंस को समझने के लिए सेंटेंस को पार्ट बाय पार्ट में तोड़ करके उसका सिनॉप्सिस नहीं करेंगे, अर्थात उसको ऑटोप्सी हमको करना है। हमें सेंटेंस को टुकड़ों में विभाजित करके सारे पार्ट को समझना है कि फर्स्ट पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट क्या है, मिडिल पार्ट क्या है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे, ये स्टार्टिंग है, यहाँ पे आपको बेहतरीन तरीके से इन्हीं शब्दों को समझना होगा, तभी आपको इंटरेस्ट जगेगा इंग्लिश सीखने में। क्योंकि ये हिंदी भाषियों की मातृभाषा नहीं है, ये हमारी कम्युनिकेशन की भाषा है, किसी से संपर्क स्थापित करने की भाषा है विचार के स्तर पे। तो हमें इसे सीखने के लिए यह काम करना होगा कि इसका ग्रामर जानना होगा। जब तक इसका ग्रामर नहीं जानेंगे तब तक हम इसे नहीं सीख पाएंगे। ग्रामर और वोकेबुलरी हमें दोनों चाहिए, क्योंकि माहौल बोला जाता है कि माहौल जब तक नहीं मिलेगा इंग्लिश नहीं सीख पाओगे। बिल्कुल सीख पाएंगे, माहौल खुद माइंड में क्रिएट करेंगे, सोचेंगे हम इंग्लिश में, मेरा माहौल मेरे माइंड में चलेगा, और ग्रामर और वोकेबुलरी शब्दकोश और ग्रामर के माध्यम से हम हर बात, जो बात सोचेंगे उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट मन ही मन करेंगे, हम अच्छी तरीके से इंग्लिश सीख सकते हैं। यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन, सेंटेंस को तोड़ने की बात की जा रही है, तोड़ करके उसको समझना है। ऑल डूअर्स सब्जेक्ट है, यहाँ पे हमको देखना है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट यहाँ समझाने का प्रयास किया गया है। कोई भी सेंटेंस होगा उसमें एक सब्जेक्ट होगा और एक प्रेडिकेट होगा, और फिर इसे और छोटा टुकड़ा में तोड़ेंगे तो सब्जेक्ट, वर्ब और एग्रीमेंट होगा। सब्जेक्ट, वर्ब और एग्रीमेंट होगा। और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, पहले तो हमको देख लेना है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है, तो फिर इसे टुकड़ा में तोड़ेंगे, तो फिर देखेंगे कि टुकड़ा में टूटने के बाद क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट आया है। इसे और ब्रेक करेंगे तो और कुछ यहाँ से निकलेगा, एडवर्ब आएगा, एडजेक्टिव आएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे पार्ट्स आ जाएंगे। प्रेडिकेट, इट डिस्क्राइब्स द सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट का व्याख्या करता है, सब्जेक्ट के बारे में बताता है, वह क्या, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, सब्जेक्ट क्या है और क्या करता है। और सारे डूअर्स मीन्स होता है कर्ता, यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा यदि मीनिंग इसका पता नहीं होगा तो। डूअर्स मीन्स होता है काम करने वाला, कर्ता। ऑल डूअर्स, सभी कर्ता जो है सब्जेक्ट कहलाता है। स्पीकिंग मंकी, अब यहाँ पे उदाहरण देख लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको। स्पीकिंग मंकी इज ईटिंग मैंगो, सब्जेक्ट को छोड़ करके सेंटेंस में सारे पार्ट जो होते हैं वो आपको प्रेडिकेट कहलाते हैं। तो स्पीकिंग मंकी, मंकी यहाँ बंदर, ये तो सब्जेक्ट है। स्पीकिंग मंकी इसकी विशेषता बता रही है, तो बोलता हुआ बंदर यहाँ पे है, तो रेड कार एक शब्द है। स्पीकिंग मंकी, मंकी की विशेषता बता रहा है, अर्थात ये दोनों अलॉन्ग विथ दोनों सब्जेक्ट बन चुके हैं। अगर इनकी मंकी की विशेषता जितना भी बताए, अर्थात कोई व्यक्ति अगर उनकी विशेषता भी बताया जाए तो सारे मिलके एक सब्जेक्ट बनेंगे। और यहाँ पे आपका बना वर्ब प्लस अदर वर्ड मिल करके बनता है प्रेडिकेट। और प्रेडिकेट से जब वर्ब अलग हो जाता है तो सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट बन के आता है। तो सब्जेक्ट और वर्ब प्लस अदर वर्ड प्रेडिकेट होता है। सोहन इज डांसिंग ऑन द रोड, सोहन सब्जेक्ट है, इज यहाँ पे वर्ब है, और वर्ब के बाद सारे जो आए वो एग्रीमेंट है। इसको क्या बोला जाता है, एग्रीमेंट। AGREEMENT, एग्रीमेंट, AGREEMENT एग्रीमेंट है। और सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट यही है। यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे वर्ब है और यहाँ पे एग्रीमेंट है। वर्ब में भी ये एक्सुलरी वर्ब है, आगे जाकर के आप लोग को एक्सुलरी वर्ब बताया जाएगा।
सेंटेंसेस को देख लेते हैं। स्टेटमेंट्स, राम इज अ गुड बॉय, मोहन डज नॉट ईट मैंगो। यहाँ पे एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, दो सेंटेंस है। स्टेटमेंट्स दे रहा है अर्थात किसी वाक्य को प्रस्तुत कर रहा है, कथन है, सिंपल सेंटेंस का कथन है। सिंपल सेंटेंस नहीं कहा जा सकता यहाँ पे, एक सेंटेंस का यह कथन है। क्वेश्चंस, इज राम अ गुड बॉय, यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है। पहले भी आपको इसके बारे में जानकारी दिए हैं। कमांड्स, इसमें ऑर्डर को या आज्ञा को या निषेध को शो किया जाता है। गो देयर, कम हियर, सिट डाउन, कम फास्ट, एट्सेट्रा। एक्सक्लामेशंस, ओह यू हैव ब्रोकन दिस चेयर। यहाँ पे देखिए आपको हर्ष, उल्लास, शोक, संताप, संवेदना इत्यादि को प्रकट किया जा रहा है। अलास, ही इज डाइड, हाय वह मर गया। यू हैव ब्रोकन दिस चेयर, ओह यू हैव ब्रोकन दिस चेयर, यहाँ पे शोक संताप प्रकट किया जा रहा है। बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, अब सेंटेंस के लिए जो स्ट्रक्चर हैं कुछ देख लेते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर में जो देखा जाता है, इसमें एक पार्ट और है। सेंटेंस को 3 भाग में विभाजित किया जा सकता है, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। क्लाउज में विशेष रूप से आपको यह बताया जाएगा, जिसका सिंटेक्स का पार्ट है। जब सिंटेक्स बताया जाएगा तो आपको ये सारी बातें बता दी जाएगी, क्लाउज होता क्या है और फ्रेगमेंटेशन ऑफ सेंटेंसेस में क्लाउज का क्या महत्व है, यहाँ पे क्लियर कर दें। क्लाउज कोई ज़्यादा विशेष चीज़ नहीं है। अगर इसे जानना है तो आप सब्जेक्ट प्लस इट्स ओन वर्ब, सब्जेक्ट प्लस इट्स ओन वर्ब मिल करके क्लाउज मीन्स अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, दिस इज एनफ। एक सेंटेंस का टुकड़ा है, कोई भी वाक्य है उसका टुकड़ा है, उसे क्लाउज कहते हैं। जैसे राम इज गोइंग टू दिल्ली, हियर राम इज अ क्लाउज। सिंपल सेंटेंस, सब्जेक्ट, वर्ब एंड एग्रीमेंट। अगर जहाँ पे ये सारी बातें आ जाए, सब्जेक्ट, वर्ब और एग्रीमेंट, दैट इज सिंपल सेंटेंस। मीन्स राम इज गोइंग टू दिल्ली, राम दिल्ली जा रहा है। कंपाउंड सेंटेंस, 2 सिंपल सेंटेंसेस, एक सिंपल सेंटेंस हो गया और एक और सिंपल सेंटेंस, 2 सिंपल सेंटेंसेस कनेक्टेड टू ईच अदर। कंपाउंड सेंटेंसेस आर कनेक्टेड मोस्टली विथ एंड, बट, देयरफॉर, एट, सो और। अगर कोई सेंटेंस को अगर हम एंड, बट, देयरफॉर से 2 सेंटेंस को जोड़ते हैं तो उस सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं। और यदि कंपाउंड सेंटेंस के कनेक्टर, ये सारे कनेक्टर हैं, जोड़ने वाले हैं, एंड, बट, देयरफॉर, एट, सो और, ये सब कनेक्टर हैं। कनेक्टर को बीच से हटा लिया जाए, दोनों सेंटेंस एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं, दोनों सेंटेंस का अलग अलग मतलब होता है। अर्थात अगर फ्रेगमेंट कर दिया जाए सेंटेंस को तो सही तरीके से समझ में आ जाएगा कि क्या फर्स्ट वाक्य क्या कह रहा है और सेकंड वाक्य क्या कह रहा है। राम एंड श्याम वेंट टू मार्केट, यदि इसे हम फ्रेगमेंट कर दें, यह कंपाउंड सेंटेंस है, ध्यान से देखिएगा इसे, यह कंपाउंड सेंटेंस है। और यदि इसे फ्रेगमेंट कर दें, राम एंड श्याम वेंट टू मार्केट, ये 2 सेंटेंस जुटा हुआ है। हियर राम वेंट टू मार्केट, one sentence, and another sentence श्याम went to market। 2 सेंटेंस को एक सेंटेंस में कंबाइंड किया गया है, राम एंड श्याम वेंट टू मार्केट। वेंट टू मार्केट दोनों में कॉमन है, राम और श्याम, राम भी बाजार गया और श्याम भी बाजार गया। राम वेंट टू मार्केट एंड श्याम वेंट टू मार्केट।
दोनों बिल्कुल अलग है, और एक साथ कर दिया राम एंड श्याम वेंट टू मार्केट। दिस इज अ कंपाउंड सेंटेंस कनेक्टेड बाय एंड बट देयरफॉर। पहचान के लिए ही एंड बट देयरफॉर से टू सेंटेंसेज यदि कनेक्ट होता है तो वह कंपाउंड सेंटेंस होता है। और ये 10th के एग्जाम में हमेशा क्लाउज पहचानने के लिए या सेंटेंस को पहचानने के लिए आता है कि इसको पहचान करें सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में कौन सेंटेंस है। श्याम वेटेड फॉर द ट्रेन बट ट्रेन वाज लेट। इसे भी फ्रैगमेंट करके देख लीजिए। श्याम वेटेड फॉर द ट्रेन, श्याम इंतजार कर रहा था किसका? ट्रेन का। बट ट्रेन वाज लेट, लेकिन ट्रेन लेट थी। तो श्याम वेटेड फॉर द ट्रेन बट से जुड़ा हुआ है, इसका अर्थ भी पूरा निकल रहा है। श्याम कर क्या रहा था? तो ट्रेन का इंतजार कर रहा था, बट से जुड़ा हुआ है। दो सेंटेंस अलग अलग हैं, बट से जुड़ा हुआ है तो ट्रेन वाज लेट भी एक अलग बता रहा है, अपना सेंस दे रहा है। ट्रेन वाज लेट, इसका भी एक सेंस आ रहा है कंप्लीट। तो दो कंप्लीट अलग अलग सेंस भी दे रहा है और बट से जुड़ा हुआ है, ये भी एक कंपाउंड है। लेकिन कॉम्प्लेक्स में ऐसा नहीं होगा। कॉम्प्लेक्स में ये पार्ट इस पे डिपेंड होगा, कनेक्टर के बाद वाला पार्ट कनेक्टर के पहले पार्ट पे डिपेंड होगा, या कनेक्टर के पहले वाला पार्ट कनेक्टर के बाद वाले पार्ट पे डिपेंड होगा। लेकिन एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। कनेक्टर मतलब दोनों को जोड़ने वाला बीच का पार्ट। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, टू और मोर डिपेंडेंट सेंटेंसेस कनेक्टेड इन अ सेंटेंस, दोनों एक दूसरे में कनेक्ट होते हैं। डिपेंडेंट सेंटेंसेस आर मोस्टली स्टार्टिंग विथ, जो डिपेंड करता है वो स्टार्ट विथ आफ्टर, ऑल्दो, एज, बिकॉज, बिफोर, इवन दो, इफ, सिंस, दो, अनलेस, अनटिल, वेन, वेनेवर, वेयरएज, वाइल, वेयरएवर। यहाँ पे नए इंग्लिश सीखने वालों के लिए ये सारे वर्ड्स के मीनिंग जो हैं आगे इसी वीडियो में दे दिया गया है, उसे आप लिख करके नोट करके याद कर लें, ताकि आपको अपने स्पीकिंग में, रिटेन में और जब आप स्टडी करते रहें तब आपको इन शब्दों का भंडार मिलेगा। जब भी आप बात करेंगे इन शब्दों का मैक्सिमम प्रयोग होगा आपके स्पीकिंग में, आपको राइटिंग में, आपको जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हैं इंग्लिश, जिस बुक को पढ़ें, आपको हर स्थान पे एक दो लाइन के बाद या प्रत्येक लाइन में इन शब्दों को देखने को मिलता है। एग्जाम्पल यहाँ देख लीजिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एग्जाम्पल क्या है। द रोड्स आर स्लिपरी व्हेन इट रेन्स। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है, ये क्या बोल रहा था कि कनेक्टर, ये जो सारे कनेक्टर्स हैं, ये सारे के सारे कनेक्टर्स हैं, जोड़ने वाले हैं दो सेंटेंस को। जब तक इनका मीनिंग पता नहीं रहेगा तब तक हमें ना तो पहले वाला का अर्थ समझ में आएगा ना ही बाद वाले का अर्थ समझ में आएगा। अंग्रेजी सीखने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं पे होती है कि लोग इसे छोड़ के भाग जाते हैं। ध्यान हमें यहाँ देना है, जिससे लोग छोड़ के भागते हैं उसे आप ध्यान से अगर देख लेते हैं तो ये आपका अपना हो जाएगा और आप इसे अपने यूज में ले सकते हैं। द रोड्स आर स्लिपरी व्हेन इट वाज रेन बोल रहा है कि ये कनेक्टर के बाद वाले जो होते हैं वाक्यांश वो इस पे डिपेंड होते हैं। अगर हम इट रेन्स यदि बार बार बोलें तो इसका अर्थ नहीं स्पष्ट हो पाएगा। और ये कनेक्टर्स हैं और ये नीचे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का। जो भी कनेक्टर के बाद वाले सेंटेंस है अगले सेंटेंस पे डिपेंडेंट है, अर्थात इसका अर्थ जो है इसके बिना अधूरा है। और बी इट, आफ्टर बी इट, इसका अर्थ जो है, आफ्टर बी इट का अर्थ जो है ये इसके बिना अधूरा है। अर्थात कनेक्टर के बाद वाले जो भी सेंटेंस हैं वो अगले सेंटेंस पे डिपेंडेंट होंगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस डिपेंडेंट क्लाउज से बनते हैं और ये डिपेंडेंट हैं। एज सुन एज, दे अराइव, ये भी डिपेंडेंट है वी विल इट पे। बिकॉज इट वॉज लेट वी वेंट होम, बिकॉज इट वॉज लेट वी वेंट होम। बिकॉज के बाद जो सेंटेंस आया इट वॉज लेट वी वेंट होम, वी वेंट होम पे
डिपेंडेंट है। मीनिंग को देख लीजिए। आफ्टर के बाद, ऑल्दो यद्यपि, एज जैसा, बिकॉज क्योंकि, बिफोर पहले, ये सारे आपके मीनिंग हैं। लिख करके इसे बार बार ध्यान से याद कर लीजिएगा, आगे सीखने में और अधिक मदद मिलेगी, क्योंकि अगला चैप्टर जो है उसे वर्ब से रिलेट किया गया है और वर्ब पढ़ने के बाद आप टेंस पढ़ेंगे ताकि आप अच्छी तरीके से इंग्लिश के शब्दों को एक सेंटेंस में पिरो सकते हैं, एक सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। जब तक सेंटेंस क्रिएट नहीं करेंगे आप नहीं अच्छी तरीके से इंग्लिश को बोल पाएंगे। अर्थात 1-2 चैप्टर के बाद, 1-2 वीडियो के बाद आपको टंग ट्विस्टर दिया जाएगा, अर्थात आपको प्रोनाउंस कराया जाएगा शब्दों को, इंग्लिश के शब्दों को, ताकि उच्चारण की शुद्धता आ जाए और साथ ही आपको ग्रामर के सेंटेंसेस को करेक्ट क्रिएशन बताया जाएगा, अर्थात स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस बता दिया जाएगा, ताकि आप शब्दों को क्रिएट कर सकें और अपने भाषा में प्रयोग कर सकें, यूज में ले सकें इसे। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपको हमारे साथ प्रैक्टिस करना होगा, केवल वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। इसका प्रॉपर नोट्स बनाइए और इसे बार बार प्रैक्टिस कीजिए। 5 से 6 महीने में विश्वास दिलाता हूँ कि आप एक अच्छा इंग्लिश के जानकार हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लर्निंग कंटिन्यू। वॉच नेक्स्ट वीडियो। आप वीडियो देखना नहीं भूलिएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। आप भी पढ़िए और दूसरों को पढ़ने के लिए भी प्रेरित कीजिए। अर्थात वीडियो को शेयर यदि आप करते हैं तो आपके फ्रेंड भी, आपके मित्र भी, आपके परिवार वाले भी इस वीडियो से लाभान्वित होंगे। एक वीडियो कई बच्चों को सीखने में मदद कर सकता है। थैंक्स लॉट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।